नमस्कार दोस्तों, मैं देवानंद यूपीपीसीएस कर्तव्य पथ के चैनल पर आप लोगों का स्वागत करता हूं। यहां पर हमने आई दृष्टि करंट अफेयर की बुक को बाइलिंगुअल लैंग्वेज में डिस्कस करना स्टार्ट किया था, जिसमें नेशनल करंट अफेयर पार्ट को ख़त्म कर दिया गया है और कुछ पोर्शन वन लाइनर का ख़त्म किया गया है। इसके अलावा इंटरनेशनल करंट अफेयर को स्टार्ट किया गया था। बट इस बार मैंने देखा जैसा घटनासार का रेस्पॉन्स आया था आप लोगों का, वैसा रेस्पॉन्स आपका आई दृष्टि का नहीं आया है। और देखो, वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो आप लोगों का रेस्पॉन्स अच्छा क्यों नहीं आ रहा है, उसके कई कारण हो सकते हैं। पहला कारण, सबसे मेन कारण ये हो सकता है कि एग्ज़ाम को लेके इतनी अनिश्चितता हो गई है कि हो सकता है आप लोग इस समय पढ़ नहीं रहे हों या वीडियो नहीं देख रहे हों, ठीक है ना। दूसरा कारण ये हो सकता है, मैं इस चीज़ को एडमिट करता हूँ कि मैंने जैसे घटनासार आपको टाइमली डिलीवर्ड कर दी थी, बट इसको बनाने में मैं थोड़ा लेट हो गया हूँ। इसके कुछ पर्सनल कारण थे। तो अगर आप लोगों ने कहीं और से देख ली है, क्योंकि यूट्यूब पे बहुत सारे अच्छे प्लेटफॉर्म हैं जो इसे पढ़ा रहे हैं, बट देखिए एक चीज़ ध्यान रखना कि जब भी आप इस बुक को पढ़ो तो रीडिंग करने से काम नहीं होता है, हमें थोड़ा डिटेल में स्टडी करनी होती है। जैसा कि आप लोग अगर डिटेल में स्टडी करोगे तभी एग्ज़ाम में क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो देखो, वीडियो बनाने में इतनी मेहनत लगती है, तो फिर मैंने सोचा कि आप लोग देख तो नहीं रहे हो तो उसका आपको बेनिफिट तो नहीं मिल रहा है, तो मैंने कहा कि कुछ अलग स्टाइल में स्टार्ट करते हैं इसे, ठीक है ना। तो आज मैंने वही एक टेबल की फॉर्म में स्टार्ट किया है कि जो जो सिमिलर टाइप के करंट अफेयर हैं उनको लेके मैंने टेबल फॉर्म की है। जैसे इंटरनेशनल करंट अफेयर इस पूरी 23 क्वेश्चन में समराइज कर दिए हैं मैंने, जो जो मुझे इंपॉर्टेंट लगे थे। और यहाँ पे आप एक्टिव रिकॉल भी कर सकते हैं। देखो, एक्टिव रिकॉल का मतलब यहाँ पे ये है, मैंने आपको कोई करंट अफेयर, यहाँ पे आपको क्या करना है, वीडियो पॉज करनी है। जैसे ही मैंने करंट अफेयर बता दिया, आपको सोचना है कि आपने कहीं से भी सुना है तो आपको क्या क्या चीज़ें याद आ रही हैं। जैसे मैंने 23 लिस्ट बनाई है करंट अफेयर की, ठीक है ना, टेबल की फॉर्म में है कंप्लीट। और एग्जाम में इस टाइप के करंट अफेयर आ रहे हैं और ये बहुत टफ हो जाते हैं, उसे सॉल्व करना मुश्किल होता है, ठीक है ना। तो मैं आपके सामने इस तरीके से, अगर आपको पसंद आएगा तो मैं इस तरीके से आपको आई दृष्टि खत्म करा दूंगा, जिससे कि आपने मतलब रीडिंग बिटवीन द लाइन की तरह आप पढ़ोगे तो आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के। तो देखिए, पेज नंबर 56 से हिंदी वाली बुक में स्टार्ट है, ये याद रखना, ठीक है ना। और इंग्लिश वाली बुक में एक बार देख लेना। बाकी मैंने इंग्लिश में कंटेंट है, हिंदी में डिलीवर कर रहा हूँ, तो बाइलिंगुअल रहेगा तो आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। तो देखिए, पहली टेबल स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, कंट्री का नाम लिखा हुआ है और हमारे प्राइम मिनिस्टर जी ने कई कंट्री को रिसेंटली विजिट किया था। तो जो भी हमारे प्राइम मिनिस्टर कुछ भी विजिट करते हैं तो पीआईबी में तो आता ही है, और पीआईबी की न्यूज़ हमेशा इंपॉर्टेंट रहती है, और बुक में भी दिया हुआ है। तो पोलैंड हमारे जो प्राइम मिनिस्टर जी गए थे वो कितने साल के बाद गए, 45 साल के बाद गए थे, याद रखना। और ऑस्ट्रिया कितने साल के बाद गए, 41 साल के बाद गए। और ग्रीस कब गए, 40 साल के बाद गए। यह हमें याद रखना है, क्योंकि एग्जाम में डायरेक्टली टेबल की फॉर्म में भी क्वेश्चन आ सकता है, स्टेटमेंट की फॉर्म में भी आ सकता है। तो जब पोलैंड गए थे, पोलैंड इससे पहले कौन गए थे, मोरारजी देसाई। और ऑस्ट्रिया और ग्रीस इससे पहले कौन गई थी, इंदिरा गांधी गई थी। इतना याद रखेंगे। अब देखिए, याद कैसे रखेंगे। ऑस्ट्रिया का आप सिंपल याद रख सकते हैं, अंग्रेजी वर्डमाला में ए फर्स्ट नंबर पे आता है, तो 4 के बाद क्या, A1, इससे लिंक कर लेंगे। और ग्रीस को आप जी को क्या करो, 0 बना दो, ठीक है ना। तो ऐसे ग्रीस याद हो सकता है। तो इस तरीके से याद रखना है कि जब भी पढ़ो तो तुरंत की तुरंत याद करने की कोशिश करो, कुछ भी निमोनिक्स बना लो कि एग्जाम में हमारा गलत ना हो, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हुआ। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो देखिए, अगला क्वेश्चन पेज नंबर 58 और 60 पे इसके पॉइंट्स मिलेंगे। तो देखिए, हमारे देश का जो यूपीआई सिस्टम है, चलो इसकी फुल फॉर्म ना आपको कमेंट करके बतानी है कि यूपीआई जो पेमेंट सिस्टम है इसकी फुल फॉर्म क्या है। और आपको ये भी बताना है, अगर आपको ये जो तरीका है जो मैंने अभी आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ, अगर आपको पसंद आता है तो हम आई दृष्टि इस तरह से कर लेंगे, अदरवाइज जैसे मैं बुक करा रहा हूं उस तरह से कर लेंगे। अगर आपको दोनों तरीके चाहिए तो भी आप कमेंट करके बता देना। देखिए, आपके जो कमेंट आएंगे उसके बेसिस पे मैं डिसीजन लूंगा कि मैं आपको ये बुक कैसे खत्म कराऊं, ठीक है ना। अगर आप दोनों तरीके चाहते हैं तो कमेंट जरूर करना, और देखो कमेंट से ही मैं डिसाइड करूंगा, ठीक है। अब देखिए, हमने हमारा जो यूपीआई है, यूपीआई पेमेंट सिस्टम, तो हमने कई कंट्री के साथ एग्रीमेंट साइन किए हुए हैं, क्योंकि हम ग्लोबल लीडर निकल के आए हैं डिजिटल ट्रांजेक्शन में। तो हम किसी भी कंट्री के पास जाते हैं तो हमसे कहते हैं कि हमें भी आपने जो जो सीखा है या आपकी जो जो लर्निंग्स है यूपीआई को लेके, तो हमारे साथ एग्रीमेंट साइन कर लो। तो मलेशिया के साथ साइन हुआ है। मलेशिया का यूपीआई मतलब इंस्टेंट पेमेंट सिस्टम का नाम क्या है, पेनेट, याद रखेंगे, पेनेट। ये डायरेक्टली एग्जाम में आ सकता है। और यूएई के पेमेंट सिस्टम का नाम क्या है, एनी, AANI, ठीक है। और अभी जो सीडीएस का शायद सीएपीएफ का एग्जाम हुआ था, उसमें यह भी पूछा हुआ था कि इंडिया ने क्या किया है, यूएई के रुपे कार्ड के साथ भी, सॉरी, इंडिया का जो रुपे कार्ड है और यूएई का जयवान है, इसके साथ भी एग्रीमेंट साइन किया है। तो ये जयवान पूछा हुआ था यूपीएससी ने अपने एक एग्जाम में, तो याद रखेंगे, रुपे कार्ड के साथ एग्रीमेंट जयवान का हुआ है। जयवान किसका है, यूएई का है। और मलेशिया का इंस्टेंट पेमेंट सिस्टम क्या है, पेनेट है। यूएई का इंस्टेंट पेमेंट सिस्टम का नाम क्या है, एनी, ठीक है। इंडिया का आपको पता ही है, यूपीआई। इसकी फुल फॉर्म आपको कमेंट करके बतानी
बतानी है। क्लियर? तो देखिए इसी तरीके से सिमिलर पैटर्न में करंट अफेयर मैंने 23 क्वेश्चंस बनाए हैं। आगे चलते हैं। अब देखिए कंट्री और उसका पैलेस, तो हमारे प्राइम मिनिस्टर जी जब गए थे पोलैंड में, यूक्रेन में, तो कई सारी जगह को भी विजिट किया। तो वहाँ के प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट से जब मिले तो कौन सी जगह पे मिले ये भी न्यूज़ में आ गया था। तो जब यूक्रेन गए थे तो यूक्रेन के प्रेसिडेंट से मिले थे, उस जगह का नाम था मेरिन्स्की पैलेस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इधर देखो पेज नंबर भी लिखा है, याद रखना। तो पूछा जाए मेरिन्स्की पैलेस जो न्यूज़ में था वो कहाँ पर है? यूक्रेन में है। अब बात करते हैं पोलैंड की। तो पोलैंड के जो प्रेसिडेंट से मिले थे उस जगह का नाम क्या था जहाँ पर मिले थे? बीवेल्डर पैलेस। बीवेडर पैलेस, ये याद रखेंगे, भूलना नहीं है। पोलैंड का बीवेडर पैलेस और मेरिन्स्की पैलेस कहाँ का है? यूक्रेन का। क्लियर? अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में देखो इंडेक्स का नाम लिखा हुआ है और कंट्री कौन से फर्स्ट है। हमने इंडिया की रैंक तो याद कर ली, अब कई बार फर्स्ट नहीं याद रहता है, तो मैंने कोशिश की है कि आपको फर्स्ट भी याद हो जाए, बट आपको यहाँ पे क्या करना है, इंडिया की रैंक यहाँ पे कमेंट करके बतानी है। यहाँ मैंने इंडिया की रैंक आपको नहीं बताई है, लेकिन आगे के जो इंडेक्स आएंगे वहाँ मैं आपको बताऊंगा। ठीक है? वर्ल्ड इनोवेशन इंडेक्स में टॉप कौन है? स्विट्जरलैंड है। इनोवेशन में देखो स्विट्जरलैंड टॉप करता है। अगर एनर्जी ट्रांजिशन की बात की जाए तो स्वीडन टॉप करता है। एनर्जी ट्रांजिशन का मतलब हम रिन्यूएबल एनर्जी की सोर्स की, नॉन रिन्यूएबल से रिन्यूएबल एनर्जी के सोर्स की तरफ कैसे ट्रांजिशन कर रहे हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं? एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स। ठीक है? इसमें स्वीडन टॉप कर रहा है। फिर आते हैं वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस रैंकिंग, इसमें सिंगापुर ने टॉप किया है और एसडीजी में फिनलैंड ने टॉप किया है। तो देखिए एसडीजी का आप हमेशा याद रखना, फिनलैंड याद रखना, एग्जाम में कई बार पूछा हुआ है। एसडीजी में टॉप किसने किया है? फिनलैंड ने। कॉम्पिटिटिवनेस में सिंगापुर ने, ट्रांजिशन में स्वीडन ने, इनोवेशन में स्विट्जरलैंड ने। ठीक है? आगे चलते हैं। अब देखिए इस बार वर्ल्ड हेरिटेज मतलब जो यूनेस्को की जितनी मतलब कई सारी मीटिंग्स होती हैं, तो उसमें वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में इंडिया की कई सारी साइट्स आ गई हैं। तो उसकी क्रोनोलॉजी पूछी जा सकती है कि 2024 में कौन सी साइट आई, 23 में कौन सी साइट आई, 21 में कौन सी साइट आई। तो याद रखना धौलावीरा जो है 2021 में आई थी। और एक और चीज़ इंपॉर्टेंट याद रखना, इंडस वैली साइड है और ये 3 पार्ट में डिवाइडेड है, 3 पार्ट में। इससे यूपीएससी क्वेश्चन पूछ चुकी है, तो याद रखेंगे। ठीक है? और धौलावीरा को कब डिक्लेयर किया गया था वर्ल्ड हेरिटेज साइट? 2021 में। शांति निकेतन को 2023 में, मॉइडम्स को 2024 में। ठीक है ना? मॉइडम्स पे मैं अभी आगे एक और क्वेश्चन बनाया है, उस पर भी बात करेंगे। मॉइडम्स क्या है? असम में जो देखो कब्रिस्तान होते हैं ना, जहां पे लोगों को दफन करते थे, तो अहोम डायनेस्टी में ये उनको क्या बोलते थे? असम की होम डायनेस्टी में उसको क्या बोलते थे? मॉइडम्स बोलते थे। ठीक है? और इसको 2024 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया गया है। इसके अलावा देखिए ताजमहल को कब डिक्लेयर किया गया ये हमें याद रखना है, 1983 में। हुमायूं टॉम्ब को कब डिक्लेयर किया गया? 1993 में। अब देखिए इस साल हुमायूं टॉम्ब बहुत न्यूज़ में है, उसके पीछे कारण क्या है? यहाँ पे इंडिया का फर्स्ट अंडरग्राउंड म्यूजियम बन रहा है। ये कई जगह कवर ही नहीं है ये न्यूज़, तो फर्स्ट अंडरग्राउंड म्यूजियम बन रहा है इंडिया का, याद रखेंगे हुमायूं टॉम्ब में। ठीक है? पीआईबी में ये न्यूज़ आई हुई थी, इसको याद रखेंगे, म्यूजियम से रिलेटेड है, न्यूज़ में आया था। कब डिक्लेयर किया गया था? 1993 में। नालंदा कब? 2016 में। बिहार वाले नालंदा को बिल्कुल याद रखेंगे, भूलना नहीं है। अच्छा कमेंट करके बताना नालंदा किसने फाउंड की थी। क्लियर? आगे चलते हैं। काकतीय टेम्पल, इसको 2021 में, ये आंध्र प्रदेश में है। ठीक है? तो हमने क्या देखा? ताजमहल 1983 में, हुमायूं टॉम्ब 1993 में, नालंदा 2016 में और काकतीय टेम्पल 2021 में। भूलना नहीं है, ये सीक्वेंस में। ये मान लो आपको ये याद नहीं है, एग्जाम हॉल में क्या करेंगे, इसका क्रोनोलॉजी अरेंज करने आ जाएगा, तो आपको ये याद रखना बहुत जरूरी है कि किस ईयर में ये चीज़ें हुई थी। ठीक है ना? देखिए अगर याद नहीं रखेंगे ना इन चीज़ों को, तो एग्जाम में अगर टफ क्वेश्चन आएगा ना तो पक्का गलत हो जाएगा। तो कोशिश करिए, एग्जाम में अब इतना टाइम आप लोगों को मिल गया है ना, तो एक भी कमी नहीं छोड़ के जाइए अपने एग्जाम में, कि चाहे कैसा भी क्वेश्चन आ जाए मैं गलत नहीं करूंगा। ठीक है ना? और टेबल की फॉर्म में आपको पता है यूपी पीसीएस की आदत हो गई है, अब तो वो करंट अफेयर मल्टीपल स्टेटमेंट में और टेबल की फॉर्म में पूछने लगा है। मुझे याद आ रहा है पिछले साल शायद ये क्वेश्चन पूछा था 2022 में या 23 में, कि कोई एक रैंकिंग थी, उसमें टॉप 5 कंट्री पूछे, टॉप 5 स्टेट पूछे थे, टॉप 5 में कौन सा नहीं है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत बन रहे हैं। आगे चलते हैं। देखिए इस बार एक कोल माइंस की एक लिस्ट आई है कि कौन सी कोल माइन सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन करती है। ठीक है? तो ब्लैक थंडर उसमें टॉप है, वो कहाँ पर है? यूएसए में। तो याद रखना कोल के बारे में बात हो रही है। ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है कि ब्लैक थंडर माइंस न्यूज़ में थी, ये किससे रिलेटेड है? कोल से रिलेटेड। ऐसे ही इंडिया की 2 माइंस आई हैं। अब आपको ये बताना है, अगर आपने देखो कहीं से भी पढ़ा हुआ है इंटरनेशनल करंट अफेयर, तो आपको ये याद रखना है कि इंडिया की 2 माइंस आई हैं। तो सेकंड नंबर पर एक आई है, एक 4th नंबर पर। ये 4th नंबर की माइंस है, सेकंड नंबर की माइंस आपको बतानी है। कुसमुंडा ओसी, ये कहाँ पर है? इंडिया में। ये भी आपको बताना है ये कहाँ पर है। ठीक है? कुसमुंडा ओसी
इंडिया में है बट स्टेट आपको बताना है, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं नॉर्थ सांसी। नॉर्थ सांसी कहाँ पर है? चाइना से में है, और ये तीनों कोल से रिलेटेड हैं, ये याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हम इतना करंट अफेयर पढ़ लेते हैं बट छोटी छोटी चीज़ें याद नहीं रखते। अभी ऑप्शन में आ जाएगा कि कुसमुंडा माइंस इंडिया की जो 4th नंबर पर आई है वो किसके लिए फेमस है? कोल आ जाएगा, एल्यूमिनियम आ जाएगा, या और भी कुछ लिखा आ जाएगा, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो ये चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें बस याद रखनी है, ठीक है। इसके बाद देखो, सिप्री एक रिपोर्ट निकालती है, सिप्री रिपोर्ट निकालती है और उस रिपोर्ट के बेसिस पे वो कई सारा डेटा देती है। तो उसमें एक डेटा ये आता है कि इंडिया सबसे ज़्यादा आर्म्स कहाँ से इंपोर्ट करता है, मतलब आयात करता है। तो सबसे ज़्यादा आप सबको याद रहता है कि इंडिया रसिया से करता है, लेकिन सेकंड नंबर पे फ्रांस है और थर्ड पे यूएसए है। ये हम याद रखेंगे, थर्ड पे कौन है? यूएसए है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। देखिए इस बार अंगकोर वाट को वर्ल्ड्स ऑफ वंडर में ऐड कर दिया गया है, ठीक है। तो 7 वंडर्स के नाम हमें पता होने चाहिए। इसके लिए मैंने एक स्पेशल वीडियो भी बनाई है अलग से, और बहुत डिटेल में बनाई है। अगर आपने नहीं देखी है तो प्लीज़ एक बार देख लेना। आपको अगर वो वीडियो नहीं मिलती तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे मैं लिंक सेंड कर दूंगा। तो देखिए 7 वंडर्स और कंट्री, तो कोलोजियम कहाँ पर है? इटली में है। माचू पिच्चू कहाँ पर है? पेरू में है। देखो जो मुझे इंपॉर्टेंट लगे वो मैंने यहाँ लिख दिए हैं, बाकी सिमिलर नाम और कंट्री थे तो वो याद हो जाएंगे। पेट्रा कहाँ पर है? जॉर्डन में है। पेट्रा कहाँ पर है? जॉर्डन में है। अच्छा ये बताना, जॉर्डन की बाउंड्री क्या रेड सी में खुलती है? ये आप कमेंट करके बताना, जॉर्डन की बाउंड्री क्या रेड सी में खुलती है? ठीक है, आगे चलते हैं। स्टैच्यू ऑफ क्राइस्ट कहाँ पर है? ब्राज़ील में। तो ये सारे याद करने हैं आपको, सातों के सातों, एग्जाम में कोई भी आ सकता है, ठीक है। आगे चलते हैं, यूनेस्को की मीटिंग और कंट्री, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9 तो आप रट लेना, एक मिलेगा ही मिलेगा। इस साल आप जितने भी एग्जाम दे होंगे उन सब में ये क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा, इन तीनों टेबल से, ठीक है ना। तो देखिए जो यूनेस्को की इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज की जो मीटिंग होती है, मतलब अमूर्त विरासत के लिए, उसकी 18th मीटिंग कहाँ पर हुई? कसाने, बूट्सवाना। इसे हाथियों का देश भी बोला जाता है। क्या? बूट्सवाना को हाथियों का देश भी बोला जाता है। और यहाँ पे एक बेसिन बहुत फेमस है, यूपीएससी ने कई बार पूछा हुआ है, ओकावांगो बेसिन, OKAVANGO, ओकावांगो बेसिन, ठीक है ना। और जब ये मीटिंग हुई थी तो इंडिया की कौन सी ऐसी चीज को इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज में शामिल किया गया था? गरबा डांस को। गरबा डांस कहां पे किया जाता है? गुजरात में किया जाता है, ठीक है, याद रखना, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आगे चलते हैं, 46 सेशन ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज साइट। वर्ल्ड हेरिटेज साइट का सेशन 46 कहां पे हुआ? तो दिल्ली में हुआ है, 46 नंबर का, याद रखना। उसमें किसको डिक्लेयर किया गया? मोयदाम्स को, जो मैंने अभी आपको ऊपर बताया, मोयदाम्स को, ठीक है। और ये सारी मीटिंग यूनेस्को के अंदर होती है, ये भी इंपॉर्टेंट है। अगला, जो मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड की एक मीटिंग होती है, मतलब मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर को लेके एक मीटिंग कराता है यूनेस्को, वो 10th मीटिंग थी, उसको MOWCAP बोलते हैं। ये कहां पे हुई थी? उलान बतूर में हुई थी। और इसमें इंडिया के 3 काव्यों को इंक्लूड किया गया। उन 3 काव्यों के नाम अगर आपको बताऊं मैं, रामचरितमानस है, सहृदय लोकलोचन है और पंचतंत्र है। तो मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आपको तीनों के राइटर पता होंगे। सहृदय लोकलोचन के आपको कमेंट करके बतानी है, ठीक है। सहृदय लोकलोचन किसने लिखी है? चलो मैं बता देता हूं, आनंदवर्धन जी ने लिखी है, ठीक है। अच्छा ये बताना, पंचतंत्र का ट्रांसलेशन किसने किया था? शायद अरबी में किया था, किसने किया था ये आपको बताना है। अनवर ए सुहेली, ठीक है, किसने किया था ये कमेंट करके बताना है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन, हेरिटेज साइट और उनके स्टेट। तो देखिए हेरिटेज साइट हमारी जो आई दृष्टि की बुक है उसमें सारी हेरिटेज साइट का लिखा हुआ है, और मुझे उम्मीद है कि इससे टेबल बना के क्वेश्चन आ सकता है। तो मुझे 4 इंपॉर्टेंट लगी, बाकी आपको वो सारी याद करनी है। इन चारों को आप सोच के बताना। देखो इस वीडियो को देखते समय आपको क्या करना है, स्टेट जो राइट हैंड साइड पर चीज़ें लिखी हुई हैं इससे तो आप ढक देना या तो, और खुद सोचना कालबेलिया डांस कहाँ पर होता है। तो आप सोचोगे, अगर आपको याद आ रहा है तो अच्छी बात है, वरना फिर आप देख लेना कि वो राजस्थान में होता है, ठीक है। संकीर्तन कहाँ पर फेमस है? मणिपुर में फेमस है, और मणिपुरी डांस में एक होता है, ठीक है। दुर्गा पूजा कहां पर है? कोलकाता में फेमस है, और उसको हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया गया था। और मुदिट्टू थिएटर को केरल के लिए, ठीक है, मुदिट्टू थिएटर को केरल के लिए। ये चारों याद रखेंगे, भूलना नहीं है, इंपॉर्टेंट है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, इंडिया और उसकी रैंक, ठीक है। जीए, देखो इससे क्वेश्चन आ चुका है, इससे 2021 में आया था शायद, कि क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में इंडिया की रैंक कितनी है? 7th रैंक है। तो क्वेश्चन ये आया था कि इंडिया GHG एमिशन में इंडिया की कितनी रैंक है? तो इंडिया की 9th रैंक है, याद रखेंगे 9th रैंक है, ठीक है ना। इसी के अंदर ये सारे इंडेक्स निकाले जाते हैं, मतलब इसके सब पार्ट है। तो क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में हमने 7th याद की, और इसके सब पार्ट
पार्ट में अगर बात की जाए तो ग्रीन हाउस गैस एमिशन में 9th रैंक है, रिन्यूएबल एनर्जी में 37th है, क्लाइमेट पॉलिसी में 10th है। एक बार ये पूछी जा चुकी है, इन दोनों को भी अब आप याद रखेंगे, ठीक है। और इंडिया की रैंक ओवरऑल कितनी है क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में? 7th रैंक है। क्लियर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। टाइम मैगजीन में देखो पर्सन ऑफ द ईयर का नाम लिखा हुआ है। पर्सन ऑफ द ईयर कौन था, सीईओ ऑफ द ईयर कौन था? तो देखिए पर्सन ऑफ द ईयर इंपॉर्टेंट है, टेलर स्विफ्ट सबने याद कर लिया होगा। बट अगर पूछा जाए सीईओ ऑफ द ईयर कौन है, सैम अल्टमैन। ये क्यों फेमस है, चलो आप ये कमेंट करके बताना। देखिए इस बार मैं आपसे बहुत क्वेश्चन पूछ रहा हूं जिससे आपकी एक्टिव रिकॉलिंग हो कि आपको पढ़ते उसमें चीजें याद आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं, ठीक है। पेज नंबर 80 के आसपास आपको ये चीजें मिलेंगी। एथलीट ऑफ द ईयर लियोन मेसी को, फुटबॉलर हैं। ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर एलन न्यूवेल को, ये लेडीज हैं और ये यूएसए की सिंगर हैं, ठीक है। ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर एलेक्स न्यूवेल को। देखिए बहुत इजीली इस क्वेश्चन को फ्रेम किया जा सकता है इस टेबल की फॉर्म में। पर्सन ऑफ द ईयर सबने याद कर लिया, सीईओ अब मैंने आपको याद करा दिया है। एथलीट ऑफ द ईयर लियोन मेसी और ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर एलेक्स न्यूवेल। क्लियर। अब देखिए यूनेस्को ने इस बार कई सारी सिटी को भी डिक्लेयर किया है, किसी को सॉन्ग के लिए, किसी को लिटरेचर के लिए, तो ये टेबल की फॉर्म में बहुत इजीली बना दिया जाएगा। वाराणसी को सॉन्ग के लिए डिक्लेयर किया गया है, कोझिकोड को सिटी ऑफ लिटरेचर घोषित किया गया है। हैदराबाद को क्या घोषित किया है यूनेस्को ने, पाक कला के लिए। पाक कला मतलब गैस्ट्रोनॉमी, मतलब पौष्टिक भोजन बनाने की जो कला होती है उसी को हम क्या बोलते हैं, गैस्ट्रोनॉमी, तो वो हैदराबाद है। जयपुर को आर्किटेक्चर के लिए मतलब शिल्प के लिए। तो ये याद रखना, अभी रिसेंटली यूकेपीसीएस के एग्जाम में कोझिकोड वाला क्वेश्चन आया भी था, ठीक है ना, क्योंकि अभी कोझिकोड को डिक्लेयर किया गया इसलिए। क्लियर। इसके अलावा ग्वालियर को भी डिक्लेयर किया गया है, ये आप बताना कि किसके लिए ग्वालियर को डिक्लेयर किया गया है, सिटी ऑफ, ये आप कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखिए इस बार ना यूनेस्को से रिलेटेड बहुत ज़्यादा चीज़ें न्यूज़ में हैं। तो इंडिया ने एक स्कीम लॉन्च की है, पब्लिक आर्ट, तो यूनेस्को ने इंडिया ने परी स्कीम लॉन्च की है, पब्लिक आर्ट ऑफ इंडिया, ठीक है ना। इसके तहत कई सारी प्रदर्शनी की जाएंगी। तो परी स्कीम किससे रिलेटेड है, आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड है, पहले इतना याद रखेंगे। इंडिया ने लॉन्च की है और इसमें कई सारी पेंटिंग को दिखाया गया था। तो पेंटिंग न्यूज़, सारी पेंटिंग की एक लिस्ट दी हुई है। अब देखिए आपको वो सारी पढ़नी है, पेज नंबर 67 पे। अगर आपको याद नहीं हो ना तो आप टेलीग्राम पे एक बार कमेंट कर देना, याद नहीं हो रही तो आपको मैपिंग के थ्रू सारी पेंटिंग्स याद करा दूंगा। और मुझे उम्मीद है इससे क्वेश्चन आना चाहिए, पहले भी आया हुआ है और यूपीएससी ने और यूपीपीसीएस का रिकॉर्ड रहा है पेंटिंग से क्वेश्चन पूछने का। तो चलिए फाड़ को याद रखते हैं राजस्थान से, पट्टाचित्रा पेंटिंग कहां पर है, उड़ीसा में है। पिथौरा पेंटिंग कहां पर है, गुजरात में है। अइपन पेंटिंग कहां पर है, उत्तराखंड में। तो देखिए इंडिया का मैप आपने ऐसे बना लिया, ठीक है ना। थोड़ा मैप अच्छा नहीं बना, एक बार दोबारा ट्राई करता हूं, ठीक है। अब मान लो फाड़ हो गई हमारी कहां पे, राजस्थान में, यहां कहीं राजस्थान होगा, फाड़ हो गई, यहां लिख दिया आपने फाड़। पट्टाचित्रा उड़ीसा, पिथौरा गुजरात और अइपन उत्तराखंड। इंपॉर्टेंट है, मैंने पी से सिमिलर बनाई है क्योंकि इसी टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में बन जाते हैं, याद रखेंगे, ठीक है ना। आगे चलते हैं। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023, उसके अंदर कई सारे छोटे छोटे, मतलब किसके बेसिस पर ग्लोबल हंगर इंडेक्स निकाला जाता है, अंडर नरिशमेंट, वेस्टिंग, स्टंटिंग, तो इनके बेसिस पे जो निकाला जाता है उसको लेके भी सेपरेट रैंकिंग आई है। पेज नंबर 82 पे लिखा हुआ है ये, ठीक है ना। और अगर मैं बात करूं अंडर नरिशमेंट मतलब अल्प पोषण में, मेडागास्कर ने टॉप, मतलब मेडागास्कर सबसे पीछे है। वेस्टिंग में दुबलापन इंडिया, स्टंटिंग में ठिगनापन मतलब बुरुंडी, और चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट में नाइजर। देखिए ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। मेडागास्कर अंडर नरिशमेंट में, वेस्टिंग इंडिया, स्टंटिंग बुरुंडी, सीएमआर मतलब नाइजर, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नोबेल प्राइज, देखिए नोबेल प्राइज मैंने ना बहुत अच्छे से वैसे आप लोगों को जो यूपीपीसीएस 2021 का पेपर डिस्कस कराया था उसके 3rd या 4th पार्ट में मैंने नोबेल प्राइज का जब एक क्वेश्चन आया था प्रीवियस ईयर में, तो पैटर्न के बेसिस पे मैंने आपको सारे नोबेल प्राइज याद कराए थे। एक बार देख लेना, यूपीपीसीएस 2021 का जो पेपर डिस्कस किया है बहुत कॉम्प्रिहेंसिवली डिस्कस किया, आपका पूरा पढ़ने का अप्रोच चेंज हो जाएगा, ठीक है ना। अगर आपको नहीं मिले तो फिर बताना, मैं आपको सेंड कर दूंगा लिंक। तो देखिए लिटरेचर को लेके जॉन ओलाफ फोसे, ठीक है, इसको लेके मैंने बताया था फॉसे मिनिमलिज्म, एक टर्म बहुत न्यूज में है फॉसे मिनिमलिज्म, क्योंकि ये कम शब्दों में ऐसी बातें कह देते थे, तो इसके लिए इनकी टर्म कॉइन की गई फॉसे मिनिमलिज्म, ठीक है। इसके अलावा फिजिक्स के लिए किसको मिला है, तो 3 लोगों को मिला था, मैंने एक ही का नाम लिखा है जो मुझे लगा, बाकी आपको तीनों याद करने हैं। एनी हुलियर, ठीक है। केमिस्ट्री के लिए लुईस ई ब्रुस,
ठीक है ना। तो याद रखेंगे लुईस के लिए मैंने इसकी ट्रिक बना के आपको एक एक याद कराया है, आप कभी नहीं भूलोगे, एक बार बस देख लेना, आपको दोबारा इवन रिवाइज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए यूनेफ ट्रिपल सी की मीटिंग हुई है, यूनेफ ट्रिपल सी की, ठीक है ना। तो अभी कॉप 28 कहाँ हुई थी? दुबई में हुई थी। कॉप 29 कहाँ होगी? कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी फुल फॉर्म है कॉप की, अजरबैजान में होगी। कॉप 30 कहाँ होगी? ब्राजील में। और इंडिया ने एक कहा था भाई कॉप 33 हमारे यहाँ करा दो, ठीक है। तो कॉप 33 कहाँ होगी? इंडिया में। तो हम याद रखेंगे 28, 29, 30 तो हमको याद हो जाएगी, बट 33 कई लोग याद नहीं रखेंगे, इंडिया में, ठीक है। इंडिया सबको बराबर देखता है, तो 3 बराबर ऐसे करके याद रखेंगे। 28 दुबई, 29 अजरबैजान, कॉप 30 ब्राजील, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए ग्लोबल पार्टनरशिप ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर सबमिट हुआ, इसमें कई सारे कंफ्यूजन रहे, पहला दूसरा तीसरा चौथा कहाँ हुआ, तो यहाँ सीधे सीधे सीक्वेंस लिखा हुआ है, इसको सबसे पहले याद करिए। मल्टीपल स्टेटमेंट में भी क्वेश्चन आ सकता है। फर्स्ट कहाँ हुआ? कनाडा मॉन्ट्रियल में। सेकंड कहाँ हुआ? फ्रांस में। थर्ड कहाँ हुआ? जापान के टोक्यो में। और फोर्थ कहाँ हुआ? इंडिया के न्यू दिल्ली में। तो याद रखेंगे कनाडा में फर्स्ट, सेकंड फ्रांस में, थर्ड जापान में, फोर्थ इंडिया में। क्लियर? आगे चलते हैं। देखिए 19 क्वेश्चन। अब देखिए कुछ डिक्लेरेशन ना बुक में लिखे हुए हैं अलग अलग जगह पे, तो मुझे 3 इंपॉर्टेंट लगे, मैंने तीनों लिख दिए। एक है ब्लेट्से, ब्लेट्से कहाँ पे है? यूनाइटेड किंगडम में एक जगह है, ठीक है। वहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मीटिंग हुई, तो ब्लेट्से डिक्लेरेशन किसके लिए? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की सेफ्टी के लिए है, ठीक है। गांधीनगर डिक्लेरेशन, ये जो कन्वेंशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीच की कॉप होती है, माइग्रेटरी स्पीच की, उसको लेके मीटिंग हुई थी आज से 2-3 साल पहले, ठीक है ना। तो गांधीनगर डिक्लेरेशन वहां पे साइन किया गया था, तो किसके लिए? माइग्रेटरी स्पीच के लिए। यही आपको बताना है कि इस साल सीएमएस की मीटिंग कहां पे हुई है, इस साल सीएमएस की मीटिंग मतलब माइग्रेटरी स्पीच को लेकर जो कॉप होती है उसकी मीटिंग कहां हुई है, ये आपको कमेंट करके बताना है, ठीक है। याउंडे डिक्लेरेशन, याउंडे डिक्लेरेशन किसके लिए हुआ? मलेरिया को एलिमिनेट करने के लिए। और ये याउंडे सिटी कहां पर है? कैमरून का एक सिटी है, इसे हम याद रखेंगे कि किसका सिटी है? याउंडे कैमरून का एक सिटी है, ठीक है। और इसमें इसका जो याउंडे डिक्लेरेशन हुआ था, इसका एक विषय था, मतलब एक सब्जेक्ट था, वो भी याद रखना है। नो वन शैल डाई फ्रॉम मलेरिया, नो वन शैल डाई फ्रॉम मलेरिया, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस, देखिए ये इंडिया का इनिशिएटिव है, पेज नंबर 89 पे आपको मिल जाएगा। अब देखिए इंडिया का इनिशिएटिव है, तो इसमें बहुत सारी चीज़ें हमें याद रखनी है, बट जो मुझे इंपॉर्टेंट लगा कि टेबल की फॉर्म में या क्रोनोलॉजी की फॉर्म में आएगा तो टफ क्वेश्चन बन जाएगा। तो ठीक है, अगर इसमें बात करूं तो 85% प्रोडक्शन ना बायोफ्यूल का ये 3 कंट्री करते हैं, तो उनका सीक्वेंस हमें पता होना चाहिए। सबसे टॉप पे यूएसए है, सेकंड पे ब्राजील है, इंडिया थर्ड पे है, ठीक है। ये सीक्वेंस क्रोनोलॉजी याद रखना, क्लियर। आगे से, क्योंकि ये जो बायोफ्यूल का इनिशिएटिव है ये इंडिया का इनिशिएटिव है, इसलिए हमें ये क्रोनोलॉजी इंपॉर्टेंट हो जाती है हमारे लिए, क्लियर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 21। देखिए पीएम मतलब कंट्री के हेड के नाम लिखे हुए हैं यहाँ पे। यूके के पीएम कौन बने हैं? कीर स्टारमर। पोलैंड के पीएम का नाम लिखा हुआ है डोनाल्ड टस्क, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। न्यूजीलैंड के पीएम का नाम क्या है? क्रिस्टोफर मार्क लक्सन, क्रिस्टोफर मार्क लक्सन। डीआरसी डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो की पीएम कौन है? जुडिथ सुमिलवा तुलका। ये चारों नाम याद रखना, इनसे क्वेश्चन बन सकता है और हमारी बुक में दिया हुआ है, और ये क्रोनोलॉजी की फॉर्म में मैंने आपको बता दिया, टेबल की फॉर्म में, तो आप इसे याद रखेंगे। पोलैंड के डोनाल्ड टस्क, याद रखना। पोलैंड में विजिट कितने साल बाद की, मैंने आपको ऊपर बताया था। आप देखो जो चीज़ें आपसे पूछूँ ना, कमेंट करके बताते रहना और अपना फीडबैक जरूर देना कि आपको क्या ये तरीका पसंद आ रहा है, जिससे चीज़ें आप इंटीग्रेट कर सको, कंसोलिडेट कर सको, सोच सको, अपने माइंड को एक्टिवेट कर सको। देखिए अपने दिमाग में लेके चलो सारी चीज़ें, रेदर देन बुक में। तो सबकी बुकों में लिखा हुआ है, अगर हम अपने दिमाग में फीड कर रहे हैं ना, तो हम ज़्यादा प्रोडक्टिविटी से काम कर सकते हैं, मतलब मिनिमम इनपुट में मैक्सिमम आउटपुट आएगा, क्लियर। रेदर देन बार बार रीड करने के, तो इससे आपकी एक्टिव रिकॉलिंग होगी। आपके सामने लिखा है न्यूजीलैंड पीएम, तो आपके दिमाग में आना चाहिए, अच्छा ये तो मैंने बुक में पढ़ा था। कहाँ पढ़ा था? ये सोचना है मैं। और इवन कुछ लोग इस तरीके से कर लेते हैं, उनको पेज नंबर तक याद हो जाता है, उनको ये भी याद हो जाता है अच्छा पेज के इस साइड लिखा था कि उस साइड लिखा था। तो आपको इतनी बार पढ़ लेना है या इस तरीके से पढ़ लेना है कि चीज़ें आपकी एक भी क्वेश्चन गलत ना हो। आप जब पीटी का पेपर देख के आओ तो आपको लगे यार ये तो पीटी तो हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, अब चलो मेंस की तैयारी करते हैं। मतलब डामाडोल की स्थिति में नहीं रहना है, क्लियर। इतने अच्छे नंबर लाने हैं, तो देखो अप्रोच तो चेंज करना पड़ेगा पढ़ने का। आगे चलते हैं। देखिए इंडेक्स लिखा हुआ है और कौन रिलीज करता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। यूपीएससी ने एक बार डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा था कि रूल ऑफ इंडेक्स कौन निकालता है, तो वर्ल्ड जस्टिस रिपोर्ट। इसको मैं कहूंगा कि याद कर लेना, बहुत कम लोगों को याद रहता है वर्ल्ड जस्टिस रिपोर्ट। यूपीएससी ने अपने क्वेश्चन में डायरेक्टली शायद 18 या 19 में ये क्वेश्चन पूछा था, 2018 या 19 में, ठीक है। इंडिया की रैंक कितनी है? 79,
ठीक है। ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स इंडिया की रैंक है 109 और इसको निकालता कौन है? कैटा इंस्टीट्यूट यूएसए का, फ्रेजर इंस्टीट्यूट कनाडा का। याद रखना, देखो इस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं तो भूलना नहीं है। मल्टीपल स्टेटमेंट में ऐसे क्वेश्चंस बहुत बनते हैं, आरओ में तो बहुत बनते हैं। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में इंडिया की रैंक कितनी है? 111। कौन निकालता है? कंसर्न वर्ल्ड वाइड और वेल्थ हंगर हेल्थ, ठीक है। इसके अलावा करप्शन परसेप्शन इंडेक्स ये कौन निकालता है? ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, इंपॉर्टेंट है, याद करना। और इंडिया की रैंक कितनी है? 93। तो 3 का डबल कर दे रहे हैं। जो चीज़ आदमी डबल बहुत जल्दी पैसा कमाने की सोच रहे हैं तो वो करप्शन तो करेंगे ही करेंगे। तो ऐसे करके आप याद रख सकते हैं कि ये डबल कर दिया, करप्शन परसेप्शन इंडेक्स, ठीक है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये आज के लिए लास्ट है, विलेज सिटी इन न्यूज़। देखिए कई सिटी, जैसे मैंने भी आपको बताया कि अंगोर वाट को 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड में इंक्लूड किया गया है, तो किस सिटी को वो हरा के इंक्लूड किया गया है? तो ये उस सिटी का नाम था पोम्पेई सिटी और ये इटली में है। यही आपके लिए क्वेश्चन है। ये जो सिटी है ये अंडरग्राउंड सिटी है। अंडरग्राउंड से रिलेटेड मैंने मायू टॉम भी बताया था, यही आपको मैंने अंडरग्राउंड से रिलेटेड बताया। पोम्पेई सिटी इटली का है। तो इसके पास एक वोल्केनो है, उस वोल्केनो का नाम आपको बताना है, ठीक है। बहुत न्यूज़ में रहता है, उस वोल्केनो का नाम आप कमेंट करके बताना। देखिए जितने क्वेश्चन पूछे हैं अगर आप कमेंट करके बताओगे और आपको अगर ये सीरीज पसंद आएगी, इस तरीके से हम खत्म कर सकते हैं और चीज़ें आपको ना बहुत डिटेल में मिल जाएंगी, कहाँ कहाँ किस किस पॉइंट को आपको ध्यान रखना है पढ़ते समय। बाकी रीडिंग तो देखो सब कर सकते हैं, बट पॉइंट्स कौन से ध्यान रखने हैं ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद पोखरा सिटी आपको पता ही है, नेपाल ने टूरिज्म कैपिटल डिक्लेयर किया है। धोर्दो विलेज बेस्ट टूरिज्म विलेज UNWTO ने डिक्लेयर किया है। और डेमस्कस सिटी कौन सा है? ये सीरिया का है। ये बहुत पॉकेट फ्रेंडली सिटी है, मतलब कॉस्ट ऑफ लिविंग के मामले में बहुत सस्ता है। और ये कहाँ का है? सीरिया का है। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ये भी कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है, बहुत न्यूज़ में ही रहता है सीरिया हमेशा ISIS की वजह से, तो याद रखेंगे, ठीक है। तो देखिए अगर आपको ये तरीका पसंद आता है तो आप प्लीज़ कमेंट करके बता देना कि मुझे इस तरीके से ख़त्म करें या हम जैसे नॉर्मल तरीके से बुक को ख़त्म कर रहे हैं वैसे करें, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।